हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये भाग 3 पढ़ रहे हैं हम लोग। और भाग 3 में आज तीसरा दिन है, ठीक। तो हम अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, 14, 15, 16 का कुछ पॉइंट पढ़े थे और 16 में कुछ आरक्षण से रिलेटेड है। तो आज का टॉपिक आरक्षण रहेगा और उसके बाद आरक्षण। शिक्षा में आरक्षण। ये अनुच्छेद 15 के 15(4) में पढ़ा जाएगा, ठीक। हमने 15(4) में ये भी पढ़ा था कि राज्य जो है महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधाएं देने के लिए मना नहीं करेगा, यानी विशेष सुविधाएं सुविधाएं देने देगा, ठीक। शिक्षा में आरक्षण। एक है नौकरियों में आरक्षण। नौकरियों में आरक्षण। नौकरियों में आरक्षण अनुच्छेद 16(4) में ये पढ़े थे कि राज्य जो है सामाजिक और पिछड़े पिछड़े तबके के जो लोग हैं उन लोगों को नौकरियों में आरक्षण देगा, ठीक। तो ये नौकरियों में आरक्षण, ठीक है। दोनों को मिला लेते हैं। प्रोन्नति में आरक्षण। प्रोन्नति में आरक्षण ये है 16(4) क। 16(4) का अनुच्छेद 16(4) क में इसका जिक्र किया गया है, ठीक। तो ये है 16(4) का, ठीक है। देखिए क्या होता है कि नौकरियों में आरक्षण देने के लिए, नौकरियों में आरक्षण देने के लिए ये हो गया ना आप लोग का, ठीक। अरे यार ये तो भीगा भीगा लग रहा है, ठीक। नौकरियों में आरक्षण देने के लिए नौकरियों में आरक्षण देने के लिए सरकार ने काका काका कालेलकर काका कालेलकर काका कालेलकर कब 1953। नौकरियों में आरक्षण देने के लिए सरकार ने काका कालेलकर आयोग का गठन किया, ठीक। लेकिन सरकार जो है इनकी सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। नौकरियों में आरक्षण देने के लिए काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया, लेकिन सरकार ने इनकी सिफारिशों को ध्यान नहीं दिया गया। तो आगे चलकर क्या हुआ कि 1955 में एससी और एसटी को नौकरियों में आरक्षण दे दिया गया। नौकरियों में आरक्षण दे दिया गया, ठीक। आरक्षण दे दिया गया। नौकरियों में आरक्षण दे दिया गया, यानी काका कालेलकर जो है कि इनके सिफारिशों पर सरकार जो है ध्यान नहीं दिया, लेकिन 1955 में चलकर एस सी वालों को नौकरियों में आरक्षण दे दिया गया, ठीक। पिछड़े वर्गों, ठीक। क्या हुआ कि 1955 में जब एस सी को नौकरियों में आरक्षण दे दिया गया, तो आगे चलकर ये हुआ कि पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण देने के लिए सरकार ने वीपी मंडल आयोग का गठन किया। वीपी मंडल वीपी वीपी मंडल वीपी मंडल आयोग वीपी मंडल आयोग का गठन किया। कब किया? 1978 में, ठीक। 1978 में वीपी मंडल आयोग का गठन किया गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो मंडल आयोग है ना, जो ये आयोग है, अपने रिपोर्ट यानी गठन जो है इसका 1978 में किया गया, ठीक। ये अपनी रिपोर्ट कब दिए ये लोग?
रिपोर्ट कब दिए लोग? 1982 में। इस बीपी मंडल आयोग ने 1982 में अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में कहा कि 27% आरक्षण जो है पिछड़ों को दे देना चाहिए। 27% आरक्षण पिछड़ों को दे देना चाहिए। ठीक। तो आगे चलकर क्या हुआ कि 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी। ठीक। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी तो इस मंडल आयोग की सिफारिशों को क्या किए? लागू कर दिए। यानी 27% आरक्षण जो है लागू कर दिए। ठीक। ये आरक्षण जो है लागू कर दिए। ठीक है। फिर क्या हुआ कि इस आरक्षण को 1993 में इंदिरा साहनीवाद मुकदमे में इंदिरा साहनीवाद में चुनौती दी गई। मुकदमे में चुनौती दी गई। ठीक। देखिए, पिछड़े वर्गों को नौकरी देने के लिए सरकार ने क्या किया कि बीपी मंडल आयोग का गठन किया। ये गठन जो है 1978 में किया गया है। तो 1982 में क्या है कि मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में ये कहा कि पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देना चाहिए। तो 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी तो उन्होंने इस आयोग को क्या मतलब इस आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया, यानी 27% जो आरक्षण है इसको लागू कर दिया है। तो 1993 में क्या हुआ था कि इंदिरा साहनीवाद मुकदमे में इसको चुनौती दी गई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या सुनाया? सुप्रीम कोर्ट ने वक्तव्य दिया कि आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पे नहीं हो सकता है। आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पे नहीं हो सकता है। ठीक। आरक्षण का आधार देखिए, आरक्षण जो है आरक्षण आर्थिक आधार नहीं हो सकता है। यानी आर्थिक स्थिति जिसकी खराब है उसको आरक्षण नहीं दे सकते हैं। आरक्षण जो है आर्थिक आधार नहीं हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बयान क्या दिया कि अनुच्छेद जो 16(4) है, अनुच्छेद 16(4) जो है ये बताता है कि आरक्षण का आधार सामाजिक पिछड़ेपन और शैक्षिक बताया। तो यानी अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है कि सामाजिक, शैक्षिक और पिछड़ेपन का आधार है। ठीक है। 16(4) क्या कहता है कि आरक्षण का आधार जो है वो सामाजिक पिछड़ेपन और शैक्षणिक बताया गया। ठीक। अनुच्छेद 4 बताता है। और भारत में जो जातियां हैं वो सामाजिक पिछड़ेपन और शैक्षिक के आधार पर ही हैं। ठीक। भारत में जो जातियां हैं वो सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन ही है। ठीक। तो ये आरक्षण जो है जातिगत ही होना चाहिए। आरक्षण जो है क्या होना चाहिए? जातिगत होना चाहिए। ये आरक्षण जो है जातिगत होना चाहिए, आर्थिक नहीं होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहला ये मतलब इंदिरा साहनीवाद में यही बताया गया। यानी इंदिरा साहनीवाद में जो चुनौती दी गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पहला फैसला सुनाया। ठीक। और ये बताएं कि आरक्षण जो है 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि आरक्षण जो है 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक। और
तीसरा फैसला इसमें ये बताया कि पिछड़ों में जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर, पिछड़ों में जो क्रीमी लेयर हैं उनको आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी। ठीक, क्रीमी लेयर यानी पिछड़ों में जो क्रीमी लेयर हैं उनको आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी। तो क्रीमी लेयर एक निर्धारित किया है केंद्र सरकार ने क्रीमी लेयर से संबंधित, क्रीमी लेयर, पिछड़ों को क्रीमी लेयर में उन लोगों को रखा है जिसकी सालाना आय 8 लाख रुपए हो। 8 लाख रुपए से ऊपर वालों को क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा गया। ऐसा केंद्र सरकार ने 8 लाख से ऊपर वालों को क्रीमी लेयर, तो इन्हीं को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो क्रीमी लेयर है, पिछड़ों में जो क्रीमी लेयर है, आरक्षण नहीं। ठीक, तो ये बताया कि पिछड़ों में जो क्रीमी लेयर है उनको आरक्षण नहीं। ठीक है, अब इसमें चौथा फैसला क्या सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने? तीन तो देख लिए, चौथा देखते हैं। चौथा ये कहा कि जो 16(4) है, अनुच्छेद जो 16(4) है, इनको अनुच्छेद 335 के साथ पढ़ना चाहिए। अनुच्छेद 335 के साथ पढ़ना चाहिए। 335 में क्या कहा गया? तो 335 में ये कहा गया है कि प्रशासन की योग्यता और दक्षता प्रभावित न हो। आरक्षण उतना ही दीजिए कि जिससे प्रशासन अच्छे तरह से चल सके, उसकी दक्षता पे कोई प्रभाव न पड़े। ठीक, तो 50% से ज्यादा कोई आरक्षण नहीं दे सकता है। ठीक, तो 335 के साथ पढ़ना चाहिए। ठीक, 16(4) को 335 के साथ पढ़ना चाहिए। 335 बताया कि एक सीमा होनी चाहिए। ठीक, एक सीमा होनी चाहिए, उस सीमा से बाहर आप जो है कि आरक्षण नहीं दे सकते हैं। आरक्षण देंगे तो उससे क्या होगा कि प्रशासन जो व्यवस्था है वो ठप हो जाएगी। यानी प्रशासन की योग्यता और दक्षता प्रभावित न हो, जिससे प्रशासन जितने योग्य मांगेगा उतना ही योग्य मिलना चाहिए। उससे ज्यादा बाहर आरक्षण देकर योग्यता निर्धारित न किया जाए। तो 335 अनुच्छेद यही बोलता है। ठीक, पांचवा फैसला ये था कि न्यायालय ने ये कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए। प्रोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए। प्रोन्नति में आरक्षण नहीं, लेकिन हमने पहले बताया था कि 16(4) क में प्रोन्नति में आरक्षण है, क्योंकि ये आरक्षण कौन दिया है? संविधान ने दिया है। किसको दिया है? एससी एसटी को 16(4) का जो है संविधान ने प्रोन्नति में आरक्षण दिया है। ठीक है, तो ये था चौथा पढ़ा हुआ कि इस आरक्षण को, यानी संविधान द्वारा जो एससी एसटी को 16(4) क के तहत जो आरक्षण दिया गया प्रोन्नति में, इसे चुनौती दी गई। इस आरक्षण को क्या हुआ कि चुनौती दी गई। और चुनौती देखिए, नागराज केस में, नागराजवाद में इस आरक्षण को चुनौती दी गई। तो इस केस में कहा, न्यायालय ने कहा कि एक गाइडलाइन जारी किया और कहा कि सरकार जो है देखिए कि इस वर्ग के, जो एससी एसटी वर्ग के, इस वर्ग के अगर उच्च पदों पे अगर इन लोगों की संख्या कम है, अगर ना के बराबर है, तो आप जो है कि प्रोन्नति दे सकते हैं। ठीक, सरकार जांच कर ले। ये भी कहा कि सरकार जांच कर ले कि अगर इन वर्गों का कोई अगर उच्च पद पे नहीं है तो उसको आपको प्रोन्नति का आरक्षण देना ही पड़ेगा। ठीक, तो नागराज, अब अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। ठीक, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में देखिए ये अनुच्छेद जो है ना, ये अनुच्छेद
छुआछूत को क्या करता है कि अंत करने की घोषणा करता है। ये अनुच्छेद जो है छुआछूत का अंत करने की घोषणा करता है। और यहां तक कि संसद को अनुच्छेद अनुच्छेद 35 में यानी अस्पृश्यता को अंत करने के लिए संसद कानून बना सकती है। यानी अनुच्छेद 35 जो है वो प्रॉपरली संसद के पास, ये अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है। देखिए अनुच्छेद 35 जो है संसद को एक विशेष अधिकार देता है कि आप जो है कि ऐसी घटनाओं से रिलेटेड आप जो है कानून बना सकते हैं संसद में। ठीक, तो संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 35 के तहत। ठीक है, तो संसद ने एक कानून बनाया 1955 में। इसी अनुच्छेद 35 के तहत संसद ने एक कानून बनाया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में संसद ने बनाया। ठीक, आगे चलकर क्या हुआ कि इसी 1955 अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1976 में इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम रख दिया गया। इसका नाम बदलकर, ठीक, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम रख दिया गया। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया। इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया। ठीक, तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम का नाम परिवर्तित हुआ है। तो ये है अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17। ठीक, तो अनुच्छेद 17 में बस इतना ही। ठीक है, अनुच्छेद 35 भी याद रखिएगा कि संसद के पास ऐसा शक्ति है कि जो अस्पृश्यता से रिलेटेड, ऐसे नियमों से रिलेटेड संसद जो है कानून बना सकती है। ठीक, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। ठीक, इसमें कुछ पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। देखिए उपाधियों का अंत सरकार जो है मतलब ये संसद जो है क्यों बंद करती है कि किसी को उपाधियां जो है किसी के आगे नहीं लगाना है अपने नाम के आगे संबोधन नहीं कर सकते। कारण यही है कि ये सामाजिक जो समानता होती है ना, समाज में जो समानता होती है उसके प्रति धक्का पहुंचता है, उन लोगों को चोट पहुंचती है। ठीक, तो इसलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 18 के तहत। लेकिन ये अनुच्छेद जो है ना एक विशेष अधिकार भी देती है। विशेष अधिकार क्या है कि आप शिक्षा और सेना से जो रिलेटेड रहेंगे उन लोगों को उपाधियां देने से मना नहीं कर पाएगा। उन लोगों को उपाधियां मिलेगी, उन लोगों को उपाधियां जो हैं कि मिलेंगी। ठीक, कोई शिक्षा से रिलेटेड है, सेना से रिलेटेड है, ठीक, उन लोगों को ये उपाधियां उन लोगों के नाम के आगे ये लगा सकता है। कोई कह सकता है कि नहीं हम जो है कि वीर चक्र सेवा से सम्मानित हैं, हम प्रोफेसर हैं, ये हैं। ठीक, तो शिक्षा और सेना जो उपाधियां इन लोगों को मिलेगी ये अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि क्या है कि सामाजिक विज्ञान कला इत्यादि क्षेत्रों के लिए, ठीक, साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक
इत्यादि क्षेत्रों के लिए भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण इत्यादि ईटीसी उपाधियां तो इनके क्षेत्रों में लोगों को मिलेगी, लेकिन अपने नाम के आगे इन लोगों का संबोधन नहीं करना है, ना अपने नाम के आगे ये संबोधन करके बताना नहीं है कि नहीं हम भारत रत्न हैं, तो हम भारत रत्न सचिन तेंदुलकर हैं, तो हम भारत रत्न लता मंगेशकर हैं, नहीं ऐसे नहीं। ठीक, तो सामाजिक विज्ञान कला इत्यादि क्षेत्रों में जो भी ये उपाधियां मिलती हैं, इन उपाधियों का आप अपने नाम के आगे संबोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये अनुच्छेद मना करना है। ये सब उपाधियां जो हैं 1954 में शुरू की गई थी, 1954 में शुरू की गई। ठीक, इसमें तीसरा एक महत्वपूर्ण चीज कि विदेशी विदेशी उपाधि लेने के लिए, विदेशी उपाधि लेने के लिए किससे अनुमति लेनी पड़ती है? राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, इतना याद रखिएगा। जब तक राष्ट्रपति आपको आदेश नहीं देगा तब तक आप विदेश से कोई भी उपाधि नहीं ले सकते हैं। यानी विदेशी उपाधि धारण करने के लिए आपको राष्ट्रपति की अनुमति होनी जरूरी है। तो ये था उपाधियों का। ठीक, शिक्षा और सेना में उपाधियां मिलेंगी, उसको सरकार नहीं रोक सकती, उसको संविधान नहीं रोक सकता है। ये इन क्षेत्रों में ये जो है कि उपाधियां हैं तो ये मिलेंगी, लेकिन अपने नाम के आगे संबोधन नहीं करना है। ठीक, ये उपाधियां जो 1954 में शुरू की गई। विदेशी उपाधियां लेने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत होती है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बिना आप उपाधि नहीं ले सकते हैं विदेशी। ठीक है, तो बस ये है अनुच्छेद 18, यानी आपका जो है समानता का अधिकार जो है 14 से 18 खत्म। अब आगे